साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। साथियों, लगातार हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो साथियों, हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसको हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय युग के विषय में हमने बात की। हमने आपसे ये भी कहा, जो हमारे साथी नए चैनल से जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे कि उन्हें पूरी की पूरी जो पीडीएफ है हिंदी साहित्य का इतिहास वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। परेशान बिल्कुल नहीं होइए, ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर भी होंगी और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। तो काफी साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। आई होप उनको ऑडियो वीडियो भी क्लियर आ रहा होगा। ऑडियो वीडियो भी क्लियर आ रहा है सभी को। चलिए तो शुरू करते हैं। तो साथियों, एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करो अभी फिलहाल कुछ दिनों तक, जिससे कि आपके दूसरे साथी भी क्लास से जुड़ सकें। जब साथियों को क्लास के विषय में पता चल जाएगा, फिर आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, काफी साथी हमसे जुड़ चुके हैं। कुमार सुनील हैं, शानू हैं, जिया राणा है, त्यागी सोनम हैं, अमृता शुक्ला हैं, बीपी सिंह हैं, काव्या पटेरिया हैं। इनको भाई पहली बार हम देख रहे हैं चैनल पे। चलिए भाई, और भी कई साथी हैं हमारे, निकिता तिवारी, मोनिका राव, सुलेखा यादव, दीपिका प्रजापति, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के विषय में। किसके विषय में बात करने वाले हैं? द्विवेदी युग के विषय में बात करने वाले हैं। तो साथियों, द्विवेदी युग, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग का नाम क्या दिया गया? द्विवेदी युग रखा गया, यानी ये पूरा का पूरा समय किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें कोई ऐसा द्विवेदी रहा होगा, इस समय ऐसा कोई द्विवेदी रहा होगा जिसने इस काल में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। इसीलिए साथियों, इस पूरे के पूरे समय को क्या कह दिया गया? द्विवेदी युग कह दिया गया। पूरे के पूरे समय को क्या कह दिया गया? द्विवेदी युग कह दिया गया। ठीक है, तो यानी इसके प्रवर्तक कौन थे? इस काल में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो साथियों, नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, जब ये आपसे पूछा जाएगा प्रवर्तक के बारे में, तो 100% आपको ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिलेंगे। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 100% इस एज में, इस काल में ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी पड़े होंगे। लेकिन आपको राइट किसको करना है? प्रवर्तक इसके कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा, अगर पॉइंट की बात करें, इसका समय क्या है? क्या पूछा जाएगा कि इसका समय क्या है, इसका एज क्या है, कब से कब तक चला? तो जब हमारा भारतेंद्र युग समाप्त हुआ, जब हमारा भारतेंद्र युग समाप्त हुआ होगा। और भारतेंद्र युग कब समाप्त हुआ था? 1850 से 1900 तक चला था ना। 1850 से 1900 तक चला था, यानी साथियों इसका समय था 1900 से। कहां से? 1900 से। या तो हम कह सकते हैं 1918, क्या कह सकते हैं? 1918 या 1920 ईस्वी तक। 1920 ईस्वी तक, याद रखिएगा। तो इसका समय क्या था? 1900 से 1918 तक था। ठीक है, अब अगला अगर बात करें तो द्विवेदी युग को एक अन्य नाम भी दिया गया था। द्विवेदी युग को एक अन्य नाम से भी संबोधित किया गया था। जैसे भारतेंद्र युग की बात करें तो भारतेंद्र युग को क्या कहा जाता था? नव जागरण काल कहा गया। जल्दी से बताइए, जो भारतेंद्र युग था, आप बताइए, भारतेंद्र युग को क्या कहा गया? नव जागरण काल कहा गया। क्या कहा गया? नव जागरण काल कहा गया। यानी ये जो समय था, इसमें लोगों को जगाने का कार्य किया गया। ये जो आपका समय था, इसमें लोगों को जगाने का कार्य किया गया। इसीलिए इस समय को क्या कह दिया गया? नव जागरण काल कह दिया गया। नव जागरण काल कह दिया गया। लेकिन
ये जो समय था इसमें साथियों कुछ गलतियां हुई, कुछ कह सकते हैं कुछ त्रुटियां हुई और उनको सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए, कुछ प्रयास किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, क्या किया गया? कुछ प्रयास किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ कह सकते हैं कुछ सुधार किए गए। तो जब जागरण काल में, नव जागरण काल में जब सुधार किया गया तो हमारा कौन सा काल आया? द्विवेदी काल आया। जब जागरण काल में सुधार किया गया तो हमारा द्विवेदी काल आया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको साथियों कहा जाता है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछ दिया जाए लोक जागरण काल, फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, लोक जागरण काल किसे कहा जाता है? लोक जागरण काल किसे कहा जाता है? देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है और इसी ऐसे ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और आपके गलत हो जाते हैं, तो ये कह नहीं सकते कि पेपर में प्रश्न कहां से बने। ठीक है, नव जागरण काल यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल सही। पहेलियों और मुकरियों का काल कहा जाता था, पहेलियों और मुकरियों का काल कहा जाता। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे पूछा है लोक जागरण काल, फटाफट कमेंट करिएगा। सही है आप सभी की बात, त्यागी सोनम, पूनम वर्मा। ठीक है, आप सभी की बात भाई सही है, नव जागरण काल सभी साथी दे रहे हैं सर। शुभी श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग। भारतेंदु, देखिए बच्चा, भारतेंदु को क्या कहा गया? नव जागरण काल कहा गया। हमने आपसे क्या पूछा? हमने आपसे पूछा लोक जागरण काल। फटाफट कमेंट करिएगा और बताइए अगर आप गलत कर रहे हो तो भाई वहां पेपर में भी तो गलत करोगे, पेपर में भी तो गलत कर लोगे। बिल्कुल सही, भारतेंदु। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, अभी तक हमारे किसी भी साथी का आंसर नहीं आया है। भाई ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे। बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इसको लिख लेने दो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहना दीपिका। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहना बच्चा। चलिए अभी तक चलिए भाई, हमने आपको बताया था, जब आप क्लास ले रहे हो ना डेली, तो हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। याद करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल किसे कहा था? तो आप कहोगे मध्यकाल को। किसको? मध्यकाल के, मध्यकाल के भक्ति काल को, मध्यकाल के भक्ति काल को। ये बात याद रखनी है, अगर पूछा जाए लोक जागरण काल किसे कहा गया तो मध्यकाल के भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा गया। क्या कहा गया? लोक जागरण काल कहा गया। ठीक है, बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, जो टॉपिक है टॉपिक पे ही हम रहते हैं, क्योंकि अगर आपको टॉपिक से भटकाएंगे तो आप तो भटकोगे, हम भी भटकेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। समय 1900 से 1918 या 20 ईस्वी तक का था। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या था? जागरण सुधार काल था। अन्य नाम साथियों क्या था? जागरण सुधार काल था। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब याद करिए भाषा, क्या? भाषा। तो भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और पद्य की भाषा क्या थी? पद्य की भाषा आपकी ब्रज भाषा बनी हुई थी, पद्य की भाषा आपकी ब्रज भाषा बनी हुई थी। लेकिन जब ये समय आया द्विवेदी युग का, लेकिन जब द्विवेदी युग का समय आया तो याद रखना साथियों, गद्य और पद्य, क्या यहाँ पे याद रखना है? याद रखना है, गद्य व पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई थी? दोनों की ही भाषा खड़ी बोली बन चुकी थी, दोनों की भाषा खड़ी बोली बन चुकी थी। तो याद रखिए, खड़ी बोली कहां से स्टार्ट हुई? भारतेंदु युग से पहले। खड़ी बोली कहां से स्टार्ट हुई थी? भारतेंदु युग से पहले स्टार्ट हुई थी। इसीलिए खड़ी बोली युग को भारतेंदु पूर्व कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? भारतेंदु पूर्व कहा जाता है। इससे पहले जो भाषाएं थी, अवधी थी, ब्रज थी, पचमेल खिचड़ी थी, इस तरह की भाषाएं थी। लेकिन खड़ी बोली का जन्म भारतेंदु युग से कुछ पहले हुआ था। भारतेंदु युग से कुछ पहले हुआ था। जिस तरह से हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश काल के बाद की मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी जो हमारी खड़ी बोली की उत्पत्ति भारतेंदु से पूर्व की मानी जाती है, भारतेंदु से पूर्व काल की मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। आगे देखिए, बहुत अच्छी बातें हैं आपके इस एज में और इसमें आपको कम पढ़ना भी है। ठीक है, बस साथ देते रहिए। साथियों, जो द्विवेदी युग था इसके प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। लेकिन जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग के भैया दो भाग हो गए थे। द्विवेदी युग के दो भाग हो गए थे। द्विवेदी युग के दो भाग हुए थे। द्विवेदी जी ने ठीक वैसा कार्य किया जैसा भारतेंदु जी ने किया। कैसा? कि इन्होंने सभी कवियों को आपस में जोड़ने का कार्य करने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सभी कवियों को अपने समय के जोड़ने का कार्य करने लगे और अपने आप को उनका लीडर मानने लगे। अपने आप को उनका लीडर मानने लगे। जिनमें से कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नियंत्रण को नहीं स्वीकारा। ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रवर्तक थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि सभी कवियों के ऊपर हम नियंत्रण करेंगे, वैसे ही जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, और हम जो रचनाएं प्रकाशित करवाएंगे उनको हम द्विवेदी मंडल के नाम से प्रकाशित करवाएंगे। तो कुछ कवि ऐसे थे, अच्छे कवि होंगे, अच्छे किस्म के होंगे। जैसे आपने देखा होगा, कोई फैमिली होती है, उसमें कुछ बच्चे तो अपने माता पिता की बात मानते हैं, ठीक है, उनकी बात का अनुसरण करते हैं। कुछ ऐसे उद्दंड होते हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं। तो इस समय भी दो तरह के कवि थे। एक कवि ऐसे थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात मानी, उनका अनुशासन स्वीकार किया, तो वो क्या कहलाए? अनुशासनवादी कवि कहलाए। क्या कहलाए? अनुशासनवादी कवि कहलाए। अनुशासनवादी कवि कहलाए। ठीक है, और इसी समय कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात नहीं मानी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में नहीं रहे। उनको क्या कहा जाता है? उनको स्वच्छंदवादी कवि कहा जाता है। उनको स्वच्छंदवादी कवि के नाम से जाना जाता है। यानी जो द्विवेदी युग था उसके साथियों दो पार्ट हो गए। एक पार्ट है अनुशासनवादी कवि और दूसरा है स्वच्छंदवादी कवि। दूसरा स्वच्छंदवादी कवि। तो पहला प्रश्न ये बनता है, अनुशासनवादी कवि कौन है? तो आप क्या कहोगे? जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नियंत्रण में रहे, वो क्या कहलाए? वो अनुशासनवादी कवि कहलाए। दूसरा है स्वच्छंदवादी कवि। स्वच्छंदवादी कवि कहें तो यहाँ पर क्या होगा? जो महावीर जी के नियंत्रण में नहीं रहे, महावीर जी के अनुशासन में नहीं रहे, महावीर जी के अनुशासन में नहीं रहे, वो क्या कहलाए? वह स्वच्छंदवादी कवि कहलाए। क्या कहलाए साथियों? स्वच्छंदवादी कवि कहलाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहला अनुशासनवादी कवि है, दूसरे स्वच्छंदवादी कवि हैं। जो अनुशासनवादी कवि थे उन्होंने महावीर प्रसाद का नियंत्रण स्वीकार किया। जो स्वच्छंदवादी कवि हैं उन्होंने नियंत्रण स्वीकार नहीं किया। अब अनुशासनवादी कवियों में नाम किसका आता है? ध्यान दीजिएगा, प्रमुख रूप से नाम आता है मैथिली शरण गुप्त। किसका आता है? मैथिली शरण गुप्त का। दूसरी अगर बात करें तो किसका आता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तीसरी अगर बात करें तो किसका आता है? राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है, ये जो कवि थे ये क्या कहलाए थे? अनुशासनवादी कवि कहलाए थे। क्या कहलाए थे साथियों? तो हम क्या कहेंगे?
अनुशासनवादी कवि कहलाए थे। ठीक है, अनुशासनवादी कवि कहलाए थे। जबकि दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं स्वच्छंदवादी कवियों की बात करें तो यहाँ पर जो कवि थे उनमें मुख्य रूप से कौन था? मुख्य रूप से थे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ये साथियों मुख्य रूप से जाने जाते हैं, ये मुख्य हैं। ये कौन है? मुख्य हैं श्रीधर पाठक। अगर कभी पूछा जाए स्वच्छंदवादी कवियों के में मुख्य रूप से कवि कौन है तो उसका सही जवाब होगा श्रीधर पाठक। कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक हो जाएंगे। ठीक है, श्रीधर पाठक के अलावा और भी साथियों ऐसे कवि थे जैसे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, कौन? लोचन प्रसाद पांडे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर कभी पूछा जाए द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के कवि, तो आप कहोगे इन वाले कवियों के बताओगे। पूछा जाए द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, यहाँ देखिए अगर पूछा जाए द्विवेदी मंडल के से बाहर के कवि तो इनको क्या कहा जाता है? द्विवेदी मंडल के से बाहर के कवि। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है द्विवेदी मंडल के कवि। क्या कहा जाता है? द्विवेदी मंडल के कवि कहा जाता है। ये बातें तो आपको समझ आ गई होंगी क्योंकि बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। वीडियो क्या रुक रहा है? बहुत बढ़िया। वीडियो क्या फंस रहा है? श्रीधर पाठक, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग भाई, आप बहुत लेट आते हो स्टार रॉकी। चलिए भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो श्रीधर पाठक है, ध्यान दीजिएगा, श्रीधर पाठक है, मुकुटधर पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की एक बात याद रखना, पहले इन्होंने द्विवेदी युग की बात मानी, पहले इन्होंने द्विवेदी युग की बात मानी थी, तो ये द्विवेदी युग के मंडल के कवि कहलाए थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? बाद में इन्होंने श्रीधर पाठक के साथ हाथ मिला लिया, या कह सकते हैं श्रीधर पाठक जब अपना मन का कर रहे थे, भाई सभी को लगता है अपने अपने मन का करें, तो ठीक इन्होंने उनका साथ दिया और ये क्या हो गए? राम नरेश त्रिपाठी लुढ़कता लोटा बनकर कहाँ आ गए? राम नरेश त्रिपाठी हमारे क्या बन गए? आके लुढ़कता लोटा बन गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अगर कभी पूछा जाए मूल रूप से, मुख्य रूप से या प्रारंभिक रूप से राम नरेश त्रिपाठी किस धारा के कवि थे? तो अनुशासनवादी कवि थे। लेकिन बाद में श्रीधर पाठक के इन्होंने श्रीधर पाठक का साथ दिया और इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो कैसी रचनाएं थी? तो प्रकृति की स्वच्छंद भंगिमा, प्रकृति की स्वच्छंद भंगिमा, स्वच्छंद भंगिमा। क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छंदवादी कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में किसको प्रमुखता दी? स्वच्छंदवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रमुखता किसको दी? तो आप क्या कहोगे? प्रकृति को दी। किसको दी? प्रकृति को दी। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि स्वच्छंदवादी कवियों ने किसको प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं में महत्व दिया? तो आप क्या कहोगे? प्रकृति को महत्व दिया। किसको? प्रकृति को महत्व दिया। अब ये मत पूछने लगना इन्होंने किसको महत्व दिया। भैया इन्होंने सभी प्रकृति के साथ साथ सभी तरह की रचनाएं लिखी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का चित्रण ही किया, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का चित्रण ही किया। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया है, आज किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया ना, तभी साथियों की संख्या बहुत कम है। कोई बात नहीं भाई, मत करिएगा। चलिए, आपको क्लास नहीं पसंद आ रही होगी इसीलिए तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले। अब इसके बाद साथियों बात करते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं। किस पर बात करेंगे? कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना अब तक आप लोगों ने। तो यहाँ पर साथियों क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचना है वो साथियों सबसे पहली रचना है काव्य मंजूषा। क्या है? काव्य मंजूषा। ठीक है, काव्य मंजूषा। दूसरी इनकी प्रमुख रचना है सुमन। ध्यान दीजिएगा, इनकी साथियों सबसे पहली रचना है काव्य मंजूषा। ठीक है, पहली और प्रमुख रचना, पहली नहीं मतलब बहुत ज्यादा इनकी प्रमुख है काव्य मंजूषा। दूसरी है इनकी सुमन। ठीक है, दूसरी है, अगली है कान्य कुब्ज। क्या है? कान्य कुब्ज है, कान्य कुब्ज है। ठीक है, क्या है? कान्य कुब्ज है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, और किस, यहाँ पर किस पत्रिका की जगह लिख लेना है किस मुख्य पत्रिका का संपादन किया? किस मुख्य पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, किस मुख्य पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा साथियों, जब कभी पूछा जाए किस मुख्य पत्रिका का संपादन किया तो सरस्वती का किया था। किसका? सरस्वती का संपादन किया। वैसे सरस्वती का संपादन कई लोगों ने किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन कई लोगों ने किया, जिसमें मुख्य रूप से नाम किसका आता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी आता है। किसका आता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। किसकी बात करते हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त की बात करें, नंबर 1, नंबर 2। अगर साथियों मैथिली शरण गुप्त की बात करें कि मैथिली शरण गुप्त ने क्या क्या लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने क्या क्या लिखा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखे हैं? महाकाव्य लिखे हैं। कौन से लिखे हैं? तो पहला है साकेत। कौन सा है? साकेत है। और इसके बाद कौन सा है? यशोधरा। कौन सा है? यशोधरा है। ये दो आपके बड़े बड़े महाकाव्य हैं, हम कह सकते हैं दोनों क्या है? आपके प्रबंध काव्य हैं। दोनों क्या हैं? दोनों प्रबंध काव्य हैं, हम कह सकते हैं दोनों महाकाव्य हैं। साकेत में किसका वर्णन है? अगर पूछा जाए साकेत में किसका वर्णन है तो आप क्या कहोगे? उर्मिला का वर्णन है। किसका? उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की वाइफ, वाइफ ऑफ लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण की वाइफ का, पत्नी जी का नाम क्या है? उर्मिला है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। दूसरी अगर बात करें तो साथियों दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है यशोधरा। दूसरा क्या लिखा है? यशोधरा लिखा है। यशोधरा किसकी पत्नी थी? तो आप क्या कहोगे? महावीर की, महात्मा बुद्ध की, महावीर जी की बना दिया, महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। और यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्विवेदी युग में ऐसा कौन सा कवि था जिसने नारी प्रधान महाकाव्य लिखे? क्या कहे? नारी प्रधान महाकाव्य लिखे। तो अगर नारी प्रधान महाकाव्य की बात करें तो क्या आ जाएगा साथियों? साकेत और यशोधरा आएगा। क्या आएगा? साकेत और यशोधरा। इन्होंने और भी कई रचनाएं लिखी थी, ध्यान दीजिएगा, जैसे जयद्रथ वध, ठीक है, पंचवटी, ठीक है, रंग में भंग, ठीक है। इसके अलावा साथियों भारत भारती, क्या लिखी? भारत भारती। ये हम आपको प्रमुख रचनाएं जो लिखी गई हैं इस एज में वही बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा? सबसे पहले साकेत याद रखना है, यशोधरा याद रखना है, दोनों नारी प्रधान थे। इसके अलावा बात करें जयद्रथ वध, पंचवटी, रंग में भंग, भारत, किसान,
किसान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आगे भाई मैथिली शरण को क्या कहा जाता है, नोट बना के लिखना है। मैथिली शरण को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि, यानी राष्ट्र का कवि कहा गया। अब जब इनको राष्ट्र का कवि कहा गया, क्यों कहा गया होगा, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी रचना तो होगी जो इन्होंने राष्ट्र पर लिखी होगी, जो इन्होंने राष्ट्र पर लिखी होगी। ऐसी रचना कौन सी है, ऐसी रचना कौन सी है? बहुत बढ़िया, बीपी सिंह लिख रहे हैं भारत भारती, जयद्रथ, यशोधरा, पंचवटी, त्रिपथगा, झंकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। इनको राष्ट्र कवि ऐसी किसी रचना पर कहा गया होगा जो रचना इनकी राष्ट्र से संबंधित होगी, जो रचना राष्ट्र से संबंधित होगी। तो भैया ऐसी रचना कौन सी है, भारत भारती है। कौन सी है, भारत भारती है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब इनको राष्ट्र कवि कहा किसने था, इनको राष्ट्र कवि कहा किसने था, तो राष्ट्र कवि इनको कहने वाले कौन थे, राष्ट्रपिता थे। कौन थे, राष्ट्रपिता थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछा जाए किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किस रचना के कारण कहा जाता है, तो आप कहोगे भारत भारती की रचना के कारण कहा जाता है। किसकी, भारत भारती की रचना के कारण कहा जाता है। इनको राष्ट्र कवि कहने वाला कौन है, इनको राष्ट्र कवि कहने वाला कौन है, तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रपिता है। कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं, यहां तक बातें क्लियर होंगी सभी की। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तीसरे जो महान कवि इस समय के हुए हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इनको एक उपनाम है साथियों, जिनको क्या कहा जाता है, हरिऔध कहा जाता है। अगर कभी पूछा जाए हरिऔध के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप क्या लिखोगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसको साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है। हरिऔध के नाम से कौन जाना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जाने जाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 महाकाव्य लिखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 महाकाव्य लिखे हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला है प्रिय प्रवास। कौन सा है साथियों, प्रिय प्रवास। दूसरा है वैदेही वनवास। दूसरा कौन सा है, दूसरा है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट ही नहीं, याद रखिए मैथिली शरण गुप्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो गलती से भी इनको मिस मत करिएगा, ये सारी चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिय प्रवास। प्रिय, प्रिय किसको कहते हैं, प्रिय कहते हैं भाई जिससे प्रेम करते हो। प्रवास, प्रवासी किसे कहा जाता है, जो अपने देश को छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं बाहर रहने लगे, उसको क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं बाहर रहने वाला साथियों प्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। वन वर्ड में भी इसको काम में ला सकते हो। ठीक है, तो अपना क्षेत्र छोड़कर जो व्यक्ति बाहर रहने लगे उसको प्रवासी कहा जाता है। क्या, प्रवासी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रिय का प्रवास, यानी प्रिय का कहीं बाहर जाके रहना। और ऐसा कौन सा प्रिय था जो अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह गया, तो आप कहोगे श्री कृष्ण। कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है, तो जो प्रिय प्रवास है, जो प्रिय प्रवास है वो किस पर लिखा गया है, श्री कृष्ण पर लिखा गया है। प्रिय प्रवास श्री कृष्ण पर लिखा महाकाव्य है। ठीक है, दूसरा साथियों है वैदेही वनवास। वैदेही किसको कहा जाता है, सीता मैया को कहा जाता है। वैदेही किसे कहा जाता है, सीता जी को कहा जाता है। अब वैदेही को क्या मिला, वनवास मिला। वैदेही को क्या मिला, वनवास मिला। यानी ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, सीता जी से रिलेटेड है। किससे, सीता जी से रिलेटेड है।
तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनको साथियों क्या कहते हैं, प्रिय प्रवास कहते हैं, जिनको वैदेही वनवास कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदेही वनवास कहते हैं। यहाँ पर इनके और भी हैं, जैसे चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। अगर पूछा जाए चुभते चौपदे, चोखे चौपदे किसकी रचनाएं हैं, किसकी रचनाएं हैं, तो आप याद रखिएगा किसकी रचनाएं हैं, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इसके अलावा पद्य प्रसून, कौन सी, पद्य प्रसून, ये भी किसकी है, ये साथियों ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगर आप भूल जाते हो, अगर आप भूल जाते हो तो याद रखिएगा साथियों लिखा क्या है, अयोध्या लिखा है। क्या लिखा है, अयोध्या। अयोध्या से रिलेटेड कौन है, श्री राम है। अयोध्या से रिलेटेड कौन है, श्री राम है। श्री राम को क्या मिला था, वनवास मिला था। तो पहला वनवास हो या वास हो, यानी कहने का मतलब दोनों बास वाले जो हैं, दोनों बास वाले जो महाकाव्य हैं वो किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय से। किससे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, बुक लेकर आप बैठे हो, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी, सभी को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक राइटर और है जिसको कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी। क्या कहते हैं, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने जो रचनाएं लिखी उनमें है मिलन, मिलन और पथिक। क्या है, मिलन और पथिक। राम नरेश त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं वो क्या है, मिलन और पथिक है। ध्यान दीजिएगा, क्या है साथियों, मिलन और पथिक है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, उर्मिला है। उर्मिला है, ये भी क्या है, ये भी साथियों आपकी महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। अगली बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगले अगर बात करें खड़ी बोली का, खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य, खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा, गलती से भी पद्मावत मत लगा दीजिएगा, गलती से पृथ्वीराज रासो मत लगा दीजिएगा, क्योंकि लिखा क्या है, खड़ी बोली लिखा है। क्या लिखा है, खड़ी बोली लिखा है। और खड़ी बोली कब स्टार्ट हुई, खड़ी बोली कब स्टार्ट हुई, भारतेंदु युग से स्टार्ट हुई, भारतेंदु युग से स्टार्ट हुई। तो या तो भारतेंदु युग होगा या दूसरा आपका युग हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम द्विवेदी युग। तो खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। कौन सा है, प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास को किसने लिखा, बास याद है, तो आप क्या कहोगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो आप क्या कहोगे, पृथ्वीराज रासो। क्या कहोगे, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और अगर पूछा जाए खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो क्या कहोगे, प्रिय प्रवास कहोगे। क्या कहोगे, प्रिय प्रवास कहोगे। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो आपका पद्मावत हो जाएगा। क्या होगा, पद्मावत हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली का क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा। अब तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं, कल जो चर्चा होगी वो छायावाद काल पे होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई एज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शहर दें, धन्यवाद।